जय हिंद। इस वीडियो में हम 38 बीपीएससी से लेके 69 बीपीएससी तक जितने भी प्रश्न आपके रसायन विज्ञान से पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को इसमें देखेंगे। साथ में सीडीपीओ एवं बीपीएससी टीचर के एग्जाम के भी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसके पहले देखिए मैंने डिटेल में विश्व के भूगोल, भारत के भूगोल, बिहार के भूगोल, हिस्ट्री, इतिहास सभी वीडियो जो है डाल दिया है चैनल पे, डिटेल में डाला है मैंने। अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में या आपको डिस्क्रिप्शन में या चैनल पे विजिट करके भी आप देख सकते हैं। तो उन वीडियो को ज़रूर देखें आप, क्योंकि उसमें मैंने सारे डिटेल से करवाए हैं। इर्द गिर्द अगर क्वेश्चन बनता है तो आप उसको करने में सक्षम होंगे, है ना। चलिए हम इसमें देखेंगे रसायन विज्ञान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए। और एक चीज़ और, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, अगर कुछ लगता है कि हाँ अच्छी चीज़ है, तो आप लोग वीडियो को जो है लाइक किया करें। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया था कि लोहे का विशुद्धतम रूप है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप आंसर टिक लगा लेंगे मन में, बाकी मैं इसको जो है डिस्क्राइब कर ही रही हूँ, है ना। तो लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पिटवा लोहा। एक्चुअली क्या है कि पिटवा लोहा में अगर कार्बन के जो अंश देखेंगे आप, तो लगभग 0.12 से 0.25% ही पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा आपका, मतलब अशुद्धियाँ सबसे कम इसमें मिलेंगी पिटवा लोहा में। बाकी आप देखेंगे जैसे ढलवा लोहा है, कास्ट आयरन, इसमें कितने मिलेंगे कार्बन के आपको परसेंटेज, तो इसमें लगभग आपको देखेंगे 3% कार्बन और प्लस अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। तो ये भी मतलब विशुद्धतम रूप नहीं हुआ। कच्चा लोहा में आप देखेंगे तो लगभग 4% कार्बन और आपका अशुद्धियाँ मिल जाएंगी, है ना। और स्टील क्या है आपका, तो कार्बन और आयरन का सम्मिश्रण है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, विशुद्धतम रूप इनमें जो है सबसे पिटवा लोहा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो हमारी जो आवर्त सारणी है, हम उसमें तत्वों को 3 भागों में बांटे हुए हैं, है ना। 3 भाग कौन कौन से हैं, तो एक देखेंगे धातु, एक हो गया अधातु, एक हो गया उपधातु। तीनों में बांटा गया है। गैस जैसी कोई बात है नहीं, तो ये क्या है, ये तत्व नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो ये फ्रांसीसी थे, लेवोजियर, है ना। इनका पूरा नाम है एंटोनी लेवोजियर। इनको जो है हम आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। एक्चुअली क्या है, इन्होंने जो है एक खास भूमिका बताई है। जैसे कि ऑक्सीजन का जो है आप दहन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की क्या भूमिका है, इसको इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था, इसलिए इनको जो है जाना जाता है। ओके, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन की भूमिका दहन मतलब होता है जलन, मतलब जलाना किसी चीज का। दहन में ऑक्सीजन की अहम भूमिका के बारे में इन्होंने क्या बताया था कि कैसे जो है वो अपना भूमिका निभाता है ऑक्सीजन अपना, ठीक है, दहन में। ओके, अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में पूछा गया है, तो नाभिक में आपके प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, ये मूल कण होते हैं। ऐसे पूछा जाए कि परमाणु के मूल कण जो मौलिक तत्व हैं कौन कौन से हैं मौलिक कण, तो मौलिक कण हो जाएंगे आपके परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से हैं आपके, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो 2 तो आपके सामने ही है, एक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपके क्या है, परमाणु के मौलिक कण होते हैं। ठीक है, और इसमें नाभिक में कौन से हो जाएंगे मूल कण, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अब ये देखिए प्रश्न जो है एक डेफिनेशन है, तो अगर आपको ये पता होगा तो आप जरूर बना पाएंगे। इसका देखिए आंसर हो जाएगा आवोगाद्रो का नियम, है ना। ये आवोगाद्रो के नियम के अनुसार ये होता है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। अब जैसे यहाँ पे दिए गए हैं ग्राहम के नियम भी, तो इन्होंने भी इस पे एक नियम दिया था। जैसे इन्होंने कहा था कि निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के मिश्रण जो होते हैं आपेक्षिक वेग और उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। ठीक है, ग्राहम ने बताया था, लेकिन आवोगाद्रो ने क्या बताया था, तो आपने देख ही लिया, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आवोगाद्रो का नियम। तो इसमें बस आंसर मत याद कीजिएगा, आप ये याद कीजिएगा आवोगाद्रो का नियम क्या है। ठीक है ना, प्रश्न इसको याद करना है। कोरोलिसिस पॉल और बॉयज वो फॉर्म जो है ये तो सब है आपके पवनों की गतियों से है। पास्कल का नियम, ग्राहम का नियम बता ही दिया मैंने, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग जरूर नियम जो दिए रहते हैं ऑप्शंस में उनको एक बार कहीं ना कहीं सर्च करके देख लिया कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 है तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या का पहले फॉर्मूला पता होगा तभी आप इसको ज्ञात कर पाओगे। तो ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, है ना। मतलब समझ गए आप, द्रव्यमान की संख्या बराबर क्या होगा? देखिए जिनको आता होगा तो वो थोड़ा सा क्या करेंगे, जंप कर लेंगे वीडियो को, है ना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इससे प्रश्न बने हैं, इसलिए मैं इसको राइट डाउन कर दे रही हूँ कि द्रव्यमान की संख्या बराबर क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस क्या हो जाएगा आपको, न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इससे कई प्रश्न जो हैं आपके बनेंगे। ओके, तो अब इसका देख लिया आपने कि द्रव्यमान संख्या हमें ज्ञात करनी है और दोनों का योग कर देंगे तो वो हो जाएगा, और दोनों ही प्रश्न में हमें दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दी गई है 18 और आपकी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दी गई है 20। तो 18 + 20 क्या हो जाएगा 38, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे 38 हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। अब देखिए वही चीज फिर से पूछ दिया गया है, जैसे आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। हमने जब से अभी देखा ही कि द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज आपको नहीं होना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया था हमने, है ना, कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग हमने क्या बताया था, द्रव्यमान की संख्या। अब आप यहाँ पे वो हो रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या तो यहाँ दिया नहीं है, यहाँ पे दिया है न्यूट्रॉन तो दिया है ना, लेकिन प्रोटॉन दे दिया है, इलेक्ट्रॉन तो दिया नहीं था यहाँ पे, फिर भी फॉर्मूला कैसे बराबर हो गया, है ना। ये आपके माइंड में आ रहा होगा। तो इसके लिए अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है, परमाणु संख्या बराबर, यानी कि एटॉमिक आपका नंबर बराबर होता है, ये आप याद रख लीजिएगा, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। इसको एकदम से दिमाग में ही बिठा लीजिएगा, है ना। परमाणु संख्या बराबर आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, बराबर आपका प्रोटॉन की संख्या। अब यहां समझ गए होंगे आप कि ये क्यों वहां पे हमने इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन भी यूज किया, तब भी वो फॉर्मूला सही हुआ, क्योंकि ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या की जगह पे प्रोटॉन की संख्या का भी यूज कर सकते हैं, या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है उन दोनों की जगह पे हम चाहे तो आप क्या यूज कर सकते हैं, आपकी परमाणु संख्या। यानी कि ये तीनों एक दूसरे से क्या है, बराबर है। जब हमने किसी भी चीज को बराबर लगा दिया होता है तो इसकी जगह पे उसको या उसकी जगह पे उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, उनकी संख्यात्मक मान जो है इक्वल है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। बाकी आपको फॉर्मूला में जो है बिठाने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है? तो ये हो जाएगी C/137, है ना। C क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है, तो याद रखिएगा ये आंसर हो जाएगा आपका C। चलिए अगला प्रश्न है, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड आपका दिया हुआ है इसमें कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो आप इसको लिखेंगे 94, है ना, PU, सॉरी प्लूटोनियम है ना, PU, एक सेकंड मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, PU। तो ये हो गया आपका 94 और ये कितना दिया है 242 दिया है ना। तो अब यहाँ पे दिया है कि क्या निकालना है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब भी हमने जस्ट ऊपर फॉर्मूला देखा ही है ना कि क्या निकालनी थी, हमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी थी, और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या था, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, है ना। तो अब हमारे पास जब ये द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है तो हम उसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि इधर से उधर भेजना तो आता ही होगा आप लोगों को, है ना। तो अगर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 242 माइनस 94 बराबर कितना आ जाएगा 148, है ना। एक फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा था उसको अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आराम से आपको जो है प्रश्न बन जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया आपका 148 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा था ना कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या था, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या था ना। तो हमें अब न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम द्रव्यमान संख्या को इधर प्रोटॉन को भेज देंगे तो द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी, है ना, बराबर न्यूट्रॉन निकल जाएगा आपको, है ना। तो यही आपका फॉर्मूला लागू हुआ था, ठीक है। तो 148 आ जाएगा। अब इसमें किसी को तो दिक्कत नहीं होगा ना कि जैसे कि 94 था, है ना,
तो ये क्या है, Pu हो गया, ऊपर क्या है 242 है, तो इसको क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, और इसको हम कहते हैं नीचे वाला जो होता है आपका परमाणु संख्या। इसको ये तो सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बनाने के लिए पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये नीचे वाला है आपका ये परमाणु संख्या कहलाता है, और ऊपर वाला जो है क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जैसे ये दिया है ना प्लूटोनियम, तो ये प्लूटोनियम जो है ना सबसे ज्यादा जो है विषैला धातु होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, यानी कि किसमें जो है आवेश नहीं देखने को मिलेंगे, तो ये हो जाएगा आपको न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक होता है, और आपका न्यूट्रॉन क्या होता है, तो ये आवेश रहित होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से, अब यहीं पे आपका जो है प्रश्न बन जाएगा कि जैसे लिखा हुआ है ना धनात्मक रूप से, है ना, कहाँ पे, धनात्मक रूप, ये इससे आपका प्रश्न जो है आंसर बन जाता है इसका, धनात्मक रूप से आवेशित कण है, तो ये कौन हो जाएगा आपका अल्फा किरण, है ना। अल्फा क्या होता है, धनात्मक होता है, बीटा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और आपका गामा क्या होता है, तो वो उदासीन होता है। ठीक है, गामा क्या होता है, ये रेडियोधर्मी तत्व हैं सभी, तो ये उदासीन होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगली बार अगर मान लीजिए यहाँ पर ऋणात्मक लिखा हो तो कौन सा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और अगर उदासीन लिखा हो तो क्या हो जाएगा, गामा किरण। ओके, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। अब यहाँ देखिए समस्थानिक और आपका समभारिक का प्रश्न जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका तो आंसर देखिए हो जाएगा द्रव्यमान की संख्या उनमें जो है समस्थानिक में अलग अलग देखने को मिलती है। तो द्रव्यमान की संख्या तो भिन्न मिल रही है, तो समान क्या क्या होता है इसमें, तो ध्यान रखिएगा प्रोटॉन की संख्या और आपकी यहाँ पे हो गई इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या, ये क्या होते हैं, दोनों जो दिए हुए हैं आपके ऑप्शन में ये समान होते हैं, इक्वल मैं लगा दे रही हूँ। समस्थानिक की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा समस्थानिक में क्या होता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आपका परमाणु संख्या, ये तीनों क्या होंगी, समान होंगी, लेकिन द्रव्यमान की संख्या क्या होगी, डिफरेंट होगी, यानी अलग अलग होगी। तो आप लोग यहीं से डेफिनेशन निकाल लीजिएगा। ठीक है, जितने भी ऑप्शंस में दिए गए हैं ना, इसको बी को हटा दीजिएगा, है ना, इसको साइड कीजिए, क्योंकि ये अलग होगा। अलग अलग में कौन होगा, द्रव्यमान की संख्या, और समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु की संख्या, ये क्या होती हैं, एक जो है समस्थानिक में समान होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों बराबर होती हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, और ये डिफरेंट होता है। अब इसी से आप लोग समस्थानिक निकाल लिए होंगे। अब संभारिक में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। चलिए अगला दिया है, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपको न्यूट्रॉन। इसमें क्या होता है, देखिए भारी नाभिक जो होता है वो छोटे छोटे जो है नाभिक में क्या होता है, टूटता है। ठीक है, तो जब वो टूटता है छोटे छोटे में तो उसे हम विखंडन कहते हैं, और जब विखंडन होता है तो उस समय क्या होता है कि परमाणु ईंधन पे न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, यानी संघात किया जाता है, तो जो है वो विखंडन के रूप में जो है, जब विखंडन की प्रक्रिया हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, परमाणु ईंधन पे न्यूट्रॉनों की जो है बमबारी कर रहे होते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, फैराडे स्थिरांक क्या है, तो ये है आपका सार्वभौमिक स्थिरांक। ठीक है, फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है, तो 7 जिसका भी मान होगा वो क्या होगा, देखिए 7 क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है ना, और उससे अगर कम होगा, यानी कि आपका 7 से कम, जैसे 5 6 ये सब जैसे हो गए, 7 से कम ये क्या होंगे, तो अम्लीय होंगे, है ना, एसिडिक, ये अम्लीय हो जाएंगे। और जो 7 से प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होंगे आपके, अम्लीय हो गया माइनस वाला, और प्लस हो जाएगा आपको तो क्षारीय हो जाएगा वो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे पूछा था कि पीएच मान 7 है, यानी कि वो उदासीन होना चाहिए, तो उदासीन कौन कौन सा होता है, आप जानते हैं पीने का पानी क्या होता है, उदासीन होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है, तो ये तो होगा ही होगा। उदासीन विलियम ऑलरेडी ये दिया, लिख के दिया है कि उदासीन विलियम है, तो ये भी हो जाएगा, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों, क्योंकि क्षारीय तो आपका जानते ही है 7 से प्लस हो जाएगा, और अम्लीय 7 से माइनस में रहेगा, वो कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है, तो हमने अभी देख ही लिया, 7 से अधिक होंगे तो वो क्या होंगे, क्षारीय विलियम होंगे, है ना, और उदासीन 7 होंगे, और अम्लीय क्या होंगे, 7 से माइनस होंगे।
चलिए अगला प्रश्न है, पानी का पीएच मान क्या है? तो शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है आपका? उदासीन होता है और ये 7 होता है। ठीक है, वर्षा का जल भी शुद्ध होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सबसे उच्च गलनांक होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट? तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे, इनमें जितने भी दिए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो होता है आपका बोरॉन का होता है। लगभग 2300 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है इसका बोरॉन का गलनांक होता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट यानी कि ठोस की अवस्था से जिसमें वो द्रव की अवस्था में बदल जाए जिस ताप पर, वही उसकी मेल्टिंग पॉइंट कहलाती है, गलनांक कहलाती है। तो ये जो है आपका इसमें सबसे ज़्यादा बोरॉन का होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, है ना। ध्यान रखिएगा, नीलम रूबी जो है आपका Al2O3, ये आपका प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रूप से भी पाया जाता है, और आप देखेंगे इसको कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, एक घोल का पीएच मान जो है आपका 3 से 6 बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता होगी। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ये फॉर्मूला के बेस पे बनता है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वैसे देखिए पीएच बराबर होता है आपका -log आपका H+, ये फॉर्मूला होता है, इसके तहत जो है ये सब जो है निकाले जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा 1000 गुना कम हो जाएगी आपकी। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रोमीन होती है। तो ब्रोमीन क्या होता है आपका? तो ये एक लाल द्रव होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन जो होता है एक ऐसा अधातु है। अधातु की बात की जा रही है यहाँ पे, धातु की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, ब्रोमीन क्या होता है? एक अधातु होता है ना। और ये एक ऐसा अधातु है जो रूम टेम्परेचर पे यानी कि कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है। अब यहाँ पे ये प्रश्न आपने कई बार सुना होगा, तो ध्यान रखिएगा, रूम टेम्परेचर पे द्रव की अवस्था में अगर धातु पूछा जाए ना तो वो कौन सा है आपका? पारा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये किसकी बात की जा रही है? अधातु की बात की जा रही है जो रूम टेम्परेचर पे द्रव की अवस्था में पाया जाएगा। तो वो कौन सा है? ब्रोमीन है, जिसकी परमाणु क्रमांक जो आपकी होती है वो कितनी होती है? 35 होती है। ठीक है, ब्रोमीन की। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग जरूर याद रखिएगा कि क्या है ये। जैसे देखिए कुछ चीज़ें हैं, क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। सबसे आपका हल्का तत्व कौन सा होता है अधातु में? सबसे हल्का तत्व अधातु कौन होता है आपका? ये हो जाएगा हाइड्रोजन, है ना। ध्यान रखिएगा। चलिए और भी कुछ है, जैसे कि देखिए सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सी हो जाएगी आपको? लिथियम हो जाएगी, है ना। सबसे हल्की धातु तो लिथियम, और सबसे भारी तत्व तो ऑस्मियम, है ना। भारी तत्व ऑस्मियम हो जाएगा। ठीक है, और सर्वाधिक विषैला धातु तो मैंने बताया ही था, प्लूटोनियम, है ना। तो सबसे भारी कौन सा हो जाएगा? ऑस्मियम। सबसे हल्का लिथियम, है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? इसमें बताना है तत्व नहीं है। तो देखेंगे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सभी क्या है? रेडियोधर्मी तत्व है। लेकिन कैडमियम जो है आपका रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ओके, अब कैडमियम से देखिए कुछ प्रश्न जैसे बन जाते हैं, जैसे कि इटाई रोग जो है किसकी सन के मतलब कि संपर्क में आने से या किसके वजह से होता है? तो इटाई रोग जो है आपका कैडमियम की वजह से होता है। ये प्रश्न देखेंगे आप, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो ये जापान में आपको दूसरे विश्व युद्ध के समय जो है देखा गया था इटाई रोग, उसका जिम्मेदार कौन है? कैडमियम। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, संघनन क्या है? तो संघनन तो सभी को पता ही है, इसी की वजह से क्या होता है? बारिश होता है। तो इसमें क्या होता है कि वाष्प का द्रव में परिवर्तन हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य की प्रकाश जो है आपकी, ये सन है अपना, सूर्य की प्रकाश जब जल पे पड़ती है तो क्या होता है? जल गर्म होते हैं, और गर्म होके ये वाष्प के रूप में चले जाते हैं, और फिर जाके जब उनको एक ऊंचाई पे जाके उनको वो ठंडक मिलती है तो वो क्या होते हैं? ठंडा हो जाते हैं, और वही बूंदों के रूप में फिर से वर्षा कराते हैं, है ना। तो ये फिनोमेना आप लोग जानते ही होंगे, वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना, इसको हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। अच्छा, वही द्रव का वाष्प में बदल दिया जाए तो क्या होगा? यानी कि द्रव से वाष्प में होगा तो उसको क्या कहेंगे? द्रव से वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो वाष्पन कहलाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, वाष्पन, बॉइलिंग। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिलियन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को,
ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विलायक क्या होता है, जैसे कि एक ग्लास वाटर लिया आपने, है ना, उसमें 1 चम्मच आपने सॉल्ट डाल दिया, तो 1 चम्मच सॉल्ट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, इसमें विलेय हो गया। और जिसने क्या किया, जल ने क्या किया, ज़्यादा मात्रा में था ये, है ना, तो ये क्या कर लिया, विलायक हो गया, विला लिया आपने में, इसे याद रखिएगा। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक होता है, जो मिल जाएगा जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलेयक कहेंगे, है ना। अब इसे जो हम विलेय की मात्रा है उसे रसायन में हम किस नाम से जानते हैं, किस वर्ड से बुलाते हैं, तो विलयन की सांद्रता से, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, तो वेल्डिंग में हम प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का। ओके, इन दोनों गैसों का उपयोग जो है वेल्डिंग में किया जाता है। कौन कौन थे, तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। अगला है, गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है, तो गैल्वेनाइजेशन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या होता है, तो वो क्या होता है, जंग से बचने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम उस पर पतली जस्ते की परत जो है चढ़ा देते हैं, तो जस्ते की परत चढ़ा देते हैं पतली, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो यही हो गया कि गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है, तो किसकी परत होती है, तो जस्ते की परत होती है ना। और ये क्यों किया जाता है, तो ताकि वो जंग से जो है बचा रहे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, कपड़ा साफ करने वाले में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं, तो कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या होते हैं, सल्फोनेट होते हैं ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे मैग्नीशियम, जस्ता, ये सब जो है मानव के पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए मुख्यतः तो पसीना जो होता है पानी का बना होता है, पर उसमें ये भी जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, मैग्नीशियम, जस्ता वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। ओके, चलिए अगला है, नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो नीला थोथा जो है रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी आपको आगे मिल जाएगा। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया भौतिक परिवर्तन, दो परिवर्तन, जैसे एक भौतिक परिवर्तन है, एक रसायन परिवर्तन, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे लोहे में जंग लगना, अगर लोहे में जंग लग गया है तो क्या आप उसको फिर से लोहा उसी तरह से जैसे पहले फॉर्म में था उसको आप परिवर्तित कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, तो ये क्या हो गया, आपको रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। यानी कि ये आपको रिवर्सिबल नहीं होता, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि पानी का उबालना, पानी क्या हुआ, उबल के वाष्प में बदला, वाष्प को फिर से हम जल में बदल लेते हैं ना, तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल जो हो जाएगा आपका वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, है ना। जो रिवर्सिबल होगा यानी कि फिर से जिस फॉर्म में वो था उसी फॉर्म में हम उसको ले आए तो उसको हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। और जिसको हम नहीं ला सकते हैं यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो गया उसमें, तो हम उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि वो क्या होगा, नॉन रिवर्सिबल होगा, ठीक है। और लोहे जैसे रासायनिक वो है आपका परिवर्तन, इसमें एक नए पदार्थ का जो है निर्माण होता है, ठीक है, इसकी संरचना में चेंज हो जाएगा। आपको कुछ चीज़ें जैसे ध्यान रखिएगा कि जैसे सामान्य रूप में उसको अपरिवर्तनीय रहेगा, ठीक है, उसके बाद मतलब फिर से आप चाहें तो उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। अगला हो जाएगा कि जैसे देखिए ऊर्जा का परिवर्तन हो गया, आपको नया पदार्थ बन गया, एक अस्थाई परिवर्तन हो गया, मतलब कि जो परिवर्तन हुआ है वो अस्थाई है, सभी ये रासायनिक के गुण थे। लेकिन आपका भौतिक में क्या होगा कि उसमें क्या होगा, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, वो आप चाहें तो फिर से उसका जो परिवर्तन होता है वो अस्थाई रहता है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन में, ठीक है। तो अब लकड़ी का जलना है तो लकड़ी जल के कोयला हो गया, आपको उसको फिर से लकड़ी बना सकते हो क्या, नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे दिया है कि तांबे के बर्तन पर आप देखेंगे हरे रंग का अस्तर बन जाता है, तो ये भी क्या है, रासायनिक है, ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है, तो धात्विक और अधात्विक खनिज दो होते हैं, जिसमें आपके धात्विक खनिज में क्या देखा जाता है, जैसे लोहे का अंश होगा तो उसको लौह धात्विक कहेंगे, और जिसमें लोहे का अंश नहीं होगा उसको अलौह धातु कहेंगे, है ना। दो तरह में बांटा जाता है। वहीं पे अधात्विक में देखेंगे कार्बन के फॉर्म में देखा जाता है कि कार्बनिक और अकार्बनिक, जैसे कि यहाँ पे हो गया अधात्विक, तो इसमें हम देखते हैं कार्बन की मात्रा, है ना, तो कार्बन की जिसमें मात्रा ज़्यादा होगी वो कार्बनिक हो जाएगा और जिसमें नहीं होगा वो अकार्बनिक हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बनिक में जैसे कि आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये कभी सभी जीवाश्म रहित होते, मतलब जीवाश्म के साथ होते हैं, और जीवाश्म रहित जो होंगे यानी कि जिसमें जीवाश्म देखने को नहीं मिलेंगे उनको अकार्बनिक कहेंगे, जैसे अभ्रक वगैरह हो गया, है ना।
अब यहाँ पे लौह और अलौह देख रहे थे, तो अलौह में क्या होता है आपका यहाँ पे पूछा गया है, तो मैग्नीज, कोबाल्ट, सोना, चांदी, टीन, ये सभी जो है अलौह में आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, निकेल किस में आता है, तो लौह युक्त में आता है। चलिए अगला प्रश्न है, ट्यूब लाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बना होता है, तो सिलिका, सोडियम कार्बोनेट वगैरह से बना रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होगी, तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा विद्युत चालकता किसकी होती है, रजत की, यानी कि चांदी की। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे सोना का, फिर तांबा, लोहा वगैरह का होता है। अगला है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन, जो कि कितने परसेंट, 78.08% पाई जाती है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो 20.95% या लगभग 21%। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है 0.036%, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आर्गन वगैरह भी पाए जाते हैं, तो बाकी अन्य गैस भी पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा कौन से पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा, तो सिर्फ जो है आपको ऑक्सीडेशन के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः जो हम प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है आपका, तो यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, साधारणतः दिया हुआ है इसलिए यूरेनियम होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा होता है, तो अग्निशामक देखेंगे आप हर जगह जो है लगाने का कंपलसरी भी रहता है। तो इसमें जो है क्या यूज किया जाता है सबसे, तो इसमें देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उपयोग किया जाता है। जल ये सब भी जो है बुझाने के काम आते हैं, लेकिन अग्निशामक में सबसे अच्छा माना जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि जो आपका अग्निशामक होता है उसमें कौन सी गैस फिल की गई रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिल की गई रहती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, फुलरीन अथवा बॉकीबॉल कार्बन परमाणु का बना होता है। तो इसमें देखेंगे फुलरीन जो है आपका कार्बन का अप्रूप होता है, ये आप देखेंगे 60 कार्बन का बना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 60 तो ऑप्शन पे दिया ही नहीं है। अब जो है आप देखेंगे C70, C90, C120 ये सब भी जो है आपका खोजा जा चुका है फुलरीन का। ठीक है, फुलरीन क्या है, तो कार्बन का अप्रूप है। अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होगा, तो अधिक ऊंचाई पे अगर जाते हैं तो द्रवों का क्वथनांक क्या होगा, घटेगा। अगर दाब घटेगा तो आपका द्रव का क्वथनांक भी घटेगा। ये दोनों क्या है, दाब और आपके द्रव का क्वथनांक एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो ध्यान रखिएगा ऊंचाई पर जितना भी चढ़ते हैं तो दाब क्या होता है, ये भी घटता है, और आपका द्रव का क्वथनांक भी जो है घटता है। और वहीं पे जो है जहाँ पे दाब का क्वथनांक बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा अगर, तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया ऊंचाई पर, तो ऊंचाई पे क्या होता है, दाब बढ़ता है, घटता है, सॉरी दाब घटता है, वैसे ही द्रव का क्वथनांक भी घटने लगेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है, तो निम्नलिखित में से पूछा गया है इसलिए हो जाएगा प्लैटिनम, है ना। वैसे तो सभी को पता ही है कि सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी आपकी, ऑस्मियम, है ना, और सबसे हल्की लिथियम, हमने ऊपर लिखवा ही दिया था, बता भी दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, यानी कि उसने जो है पदार्थ को ऊर्जा का ही फॉर्म टाइप से बताया था। तो किसने बताया था, तो ये हो जाएंगे आइंस्टीन ने बताया था। ठीक है, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, एनर्जी बराबर E बराबर mc²। ठीक है, C क्या होता है, प्रकाश की चाल हो जाएगी आपकी, m मास हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि नाभिकीय विखंडन जो है ना, आप देखेंगे इसी के अवधारणा पे काम करते हैं। नाभिकीय विखंडन जो है आपका E बराबर mc² अवधारणा पर ही काम करता है। इन जैसे कि देखेंगे आप अल्बर्ट आइंस्टीन को, तो इनको 1921 में, है ना, 1921 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो अब ध्यान रखिएगा, इनको E बराबर mc² के लिए नहीं दिया गया था, इनको दिया गया था प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के लिए दिया था इनको जो है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कहा था कि एक ही भौतिक इकाइयां हैं जैसे कि ऊर्जा और द्रव्यमान, ये एक दूसरे के स्थान पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज के ऊर्जा और द्रव्यमान जो है आपके भिन्न भिन्न फॉर्म्स हैं। तो याद रखिएगा, ये किसने कहा था, आपने आइंस्टीन ने कहा था। अगला है, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो ये कौन करता है, ईंधन सेल करता है। ठीक है, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, तो ईंधन सेल। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा आपको जिप्सम का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 आपका ट्वाइस H2O। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए जो आपका फॉर्मूला है ये होता है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा एक बार। चलिए अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा, 2 ध्यान रखिएगा यहाँ पे दिया है, 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। और वहीं पे अगर एक दिया होता तो ये हो जाता एल्केन, है ना, ये होता है एल्केन। आपका ये द्विबंध होता है तो वो हो जाएगा एल्कीन, और ट्रिपल होगा आपका तो वो हो जाएगा आपको एल्काइन, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरके का रासायनिक नाम जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। ओके, अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, तो अभी हमने ऊपर देखा ही एसिटिक अम्ल जो है सिरके में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर की बोतल खुलने पर निकलने वाली गैस होती है, तो अधिक दाब पे देखेंगे क्या किया जाता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड को बोतलों में जो है घोल दिया जाता है, जिसकी वजह से बुलबुला जो आता है ना वो इसी के कारण आता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, है ना। तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। जब देखेंगे खोलेंगे तो वो ऊपर तक भी जाता है झाग बनाते हुए। अगला प्रश्न है, खनिज मिनरल क्या है, तो खनिज मिनरल्स ये होते हैं द्रव अवस्था में हो, गैस अवस्था में हो, अकार्बनिक ठोस, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले ये सभी रूप में द्रव, गैस, ठोस, इन सभी अवस्थाओं में पाए जाने वाले को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। आप कहीं कहीं पे देखेंगे आप अकार्बनिक ठोस ही सिर्फ इसको जो है आंसर माना गया है, तो देख लीजिएगा इसका आंसर होना चाहिए उपयुक्त में से सभी, है ना। जितने जो भी मानव के उपयोग के लिए होते हैं उनको हम खनिज कहते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए एक चीज याद रख सकते हैं कि सभी खनिज जो होते हैं आपके, सभी खनिज अयस्क नहीं है, ठीक है, लेकिन सभी अयस्क जो है आपके, सभी अयस्क क्या है, खनिज है। ठीक है, उसके बाद हमने देख ही लिया कि प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ है उनको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो यहाँ पे जापान में जो है 2 बम गिरे थे, 2 बार बम गिरे थे। तो पहला जो आपको यहाँ पे दिया है जैसे कि नागासाकी में, तो नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसे हमने फैटमैन नाम दिया था, फैटमैन। और इसमें जो यूज किया गया था वो प्लूटोनियम यूज किया गया था, ये सबसे विषैला धातु होता है, ठीक है, प्लूटोनियम। तो हमने नागासाकी में जो जापान में बम गिराया गया था उसमें क्या यूज किया गया था, तो फैटमैन में प्लूटोनियम यूज किया गया था। वहीं पे दूसरा जो हिरोशिमा पे गिराया गया था, हिरोशिमा पे गिराया गया था, जिसे नाम क्या दिया गया था, तो लिटिल बॉय। उसमें क्या यूज किया गया था, तो यूरेनियम यूज किया गया था। ठीक है, अगर हिरोशिमा में पूछे तो यूरेनियम, और अगर नागासाकी में पूछे तो प्लूटोनियम। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो इनमें जितना भी दिया गया है सबसे क्रियाशील धातु हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के बाद आपको आ जाएगा ये, पोटेशियम के बाद आ जाएगा सोडियम, फिर आ जाएगा आपको कैल्शियम, फिर आ जाएगा आपको लोहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं, तो लिथियम वगैरह को जो है श्वेत धातु कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, पहले बार जो है बीपीएससी ने इसको प्लैटिनम को माना था श्वेत धातु, और बाद में इसका आंसर चेंज करके क्या कर दिया था, ई कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो ये हो जाएगी हाइड्रोजनीकरण। जब किया जाता है तो इसमें क्या यूज करते हैं हम, हाइड्रोजन।
अगला है उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो दिया है कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं, बिल्कुल सही है आपका। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ये बिल्कुल गलत है ना। तो ध्यान रखिएगा, उत्कृष्ट धातुएं किसे कहते हैं? जिसपे जो है अम्ल वर्षा हो गया, पानी हो गया, हवा, इन सबों का जो है प्रभाव बहुत कम पड़े और वो अपनी स्थिति जो है कम क्षरण हो उनका, मतलब कम खोए, उसे हम उत्कृष्ट धातु कहेंगे। यानी कि जिसमें गुण अच्छे पाए जाए उसी को उत्कृष्ट कहा जाएगा। तो उत्कृष्ट धातुएं जो है प्राकृतिक रूप से जो है प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक स्टेटमेंट जो आपका था वो सही था। अगला प्रश्न है आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो इसमें देखेंगे पोटेशियम आयोडाइड रहता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। अगला प्रश्न दिया है जो खाने का नमक होता है सोडियम क्लोराइड, तो वो किससे बना होता है? तो देखेंगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना होता है। यानी कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार जब मिलाया जाता है ना तो वो उदासीन लवण बन जाता है, ठीक है, जिसे हम खाने में यूज करते हैं, उदासीन लवण, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड है ना, वो खाने का नमक होता है। तो ध्यान रखिएगा मजबूत दोनों मिलाए जाएंगे, अम्ल और क्षार दोनों। अगला प्रश्न है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो जितने भी जैव यौगिक होंगे उनमें क्या पाया जाएगा? सब हमेशा अनिवार्य तो है ही कि क्या पाया जाएगा? कार्बन, ठीक है। और कार्बन पाए जाएंगे यानी कि ये क्या होंगे? इनमें जो है जीवाश्म देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका देखने को मिलता ही है ना, जैसे पेट्रोलियम, कोयला वगैरह। तो जैव यौगिक में क्या होंगे? कार्बन जरूर रूप से पाया जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो किसमें अनुपस्थित होगी? केरोसिन में, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है ना। तो इसमें क्या पाया जाएगा? हाइड्रोकार्बन। तो केरोसिन में ऑक्सीजन क्या होगा? अनुपस्थित हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन इसमें पाया जाता है। यानी कि मिश्रण केरोसिन जो है किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। तो ये जलता फिर कैसे है? क्योंकि जलने के लिए, दहन के लिए ऑक्सीजन की तो जरूरत पड़ेगी ही, और इसी की भूमिका किसने बताई थी? लेवोजियर ने, है ना। तो ऑक्सीजन ये कब प्राप्त करता है? जब इसको जलाया जाता है ना, तो ये ऑक्सीजन इसको मिल जाता है केरोसिन को, ठीक है। बस ये याद रखिएगा आप लोग कि केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है और ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए अगला है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो जिसमें ब्यूटेन मिलाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है ना। जो एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें हम क्या जो है मिलाते हैं? प्रमुख घटक। देखिए ब्यूटेन एवं प्रोपेन दोनों होते हैं, लेकिन ब्यूटेन देखेंगे आप 65% मिलाया जाता है और वहीं पे प्रोपेन जो है आपका 35% मिलाया जाता है। तो इसमें पूछा है प्रमुख घटक, तो प्रमुख घटक तो दोनों होने चाहिए, लेकिन इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको ब्यूटेन, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में आपको मिलाया जा रहा है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल पूछा जाए कि तरलीकृत यानी कि एलपीजी के घटक कौन कौन से हैं, तो प्रोपेन एवं ब्यूटेन हो जाएंगे, ठीक है। इथेन जो होता है बहुत मतलब कम मात्रा में होता है। अगला है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? यानी कि प्राकृतिक रूप से फल जो है नहीं पके, उनको जबरदस्ती यानी कि खुद उसको तोड़ के कच्चे में ही और फिर पकाया जाए, तो उसे हम कौन सी गैस यूज करते हैं? एथिलीन गैस यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो ये हो जाएगा आपको टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, है ना। टेफ्लॉन जो है आपका, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसमें भी इसकी कोटिंग की जाती है टेफ्लॉन की, है ना। ये किसका एक बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का ये आपका बहुलक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बैकेलाइट किसके किसके संघनन से बनता है? तो ये बनता है आपका, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बैकेलाइट जो है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्र संघनन से बना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है अब दिया है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है ना, ट्रू कौन से कथन है? तो जैसे दिया है उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, तो बिल्कुल नहीं, इनके पास जो है दोनों का अलग अलग, ग्रेफाइट और हीरे का जो है अपनी जो क्रिस्टलीय संरचना होती है अलग अलग होती है। जैसे कि हीरे का देखेंगे चतुष्फलकीय होती है
चतुष्फलकीय, है ना। और यह ग्रेफाइट जो है इसकी कैसी होती है, तो षटकोणीय होती है। ठीक है, इनकी जो अपनी संरचना होती है वो दोनों की अलग अलग होती है। अब अगला क्या दिया है, अगला दिया है उनकी कठोरता समान होती है। तो ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा कठोर कौन होता है, हीरा होता है, तो ये भी नहीं होगा ट्रू, है ना। अगला दिया है उनकी विद्युत चालकता समान होती है, तो ग्रेफाइट की विद्युत चालकता जो है हीरे से ज्यादा होती है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, समान नहीं होता, गलत हो जाएगा। अगला दिया है कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से इनको गुजारा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या यूज किया जाता है, तो शराब की जो मात्रा है उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है पुलिस द्वारा आपको सांस की जांच में की शराब की जो है देखने की मात्रा, इसके लिए यूज की जाती है। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली एलपीजी में मुख्यतः क्या उपयोग किया जाता है, तो मुख्यतः देखेंगे आप इसमें यूज किया जाता है मीथेन। ठीक है, अगला दिया है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः घटक होता है, तो ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, ये सभी जो है सम्मिलित होते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। वैसे ज्यादा देखा जाए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये सब जो है आपके मतलब कि कारणदायक होते हैं। अगला दिया है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होते हैं, तो अभी दिया ही था उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे, ये सभी होते हैं। अगला दिया पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो मैक्सिमम देखेंगे ये क्या उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी जो है आपको देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर जो है डी होना चाहिए, और कहीं कहीं आप देखेंगे एक से अधिक भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, अगला है साबुन ग्रीस को हटाता है, तो कैसे हटाता है, ये पाइसीकरण द्वारा जो है आपको ये हटाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, तो नाभिकीय रिएक्टरों में हम भारी जल का यूज क्यों करते हैं, तो मंदक के रूप में यूज किया जाता है। ओके, ग्रेफाइट का भी यूज करते हैं हम मंदक के रूप में। अगला प्रश्न है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, इसको हमें मिलान करना है, तो चलिए देख लेते हैं, मिला लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। ठीक है, यानी कि आपको ए का 3 हो जाएगा। कृत्रिम मधुरक के रूप में हम किसका यूज करते हैं, तो स्पार्टम का। उसके बाद हम यूज करते हैं फ्रेयॉन का, क्यों करते हैं, तो ये आपका प्रशीतक का रूप में यूज किया जाता है। नियोप्रीन जो है आपका संश्लेषित रबर है, और बेनाड्रिल क्या है आपका प्रतिहिस्टेमिन है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक बोला है, देखिए HNO3 H2SO4 दोनों पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक से अधिक। और इसमें भी मतलब सबसे ज्यादा वैसे देखा जाए तो H2SO4 पाया जाता है। ठीक है ना, H2SO4। चलिए अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न वही चीज पूछा है, शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो वही बात हो गई आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया। अगला है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं अनबुझा चूना, CaO। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो ये CO2 जब मिलाया जाता है उसमें, तो वो दूधिया कलर का हो जाता है। ठीक है, चूने के पानी। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुख्य सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है, तो देखिए मुख्य घटक जो होता है चूना पत्थर होता है, उसमें जिप्सम, सिलिका मिट्टी, राख भी मिलाया जाता है सीमेंट में, तो कहीं कहीं आपको उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर मिल जाएगा, और जो मैक्सिमम जगह देखेंगे चूना पत्थर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि सीमेंट का मुख्य घटक कौन है, चूना पत्थर। अगला प्रश्न, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कार की बैटरी, यही प्रश्न रिपीट हो गया क्या, नहीं, फिर अगली बार है जो 2017 में पूछा गया यह प्रश्न कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है, तो ये अम्ल कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल।
वही विद्युत अपघट्य भी। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो हीरा भी कार्बन का अप्रूप है तो कार्बन पाया जाएगा, कोयला भी कार्बन का अप्रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अप्रूप है। तो इसमें पूछा है नहीं है तो सभी तो हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला दिया निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है? तो हमने अभी ऊपर देखा ही था, हीरा सबसे कठोर होता है। अगला है पारद धातु मिश्रण है, तो ये किसके मिश्रण है? तो ये पारद युक्त मिश्र धातु होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, खाना बनाने वाले में मुख्यतः कौन सी गैस का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा सी, है ना, मीथेन। अभी ऊपर दिया ही था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख हो है? तो ये हो जाएगा मीथेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो सामान्य ताप पर कौन सा द्रव में के रूप में पाया जाता है? पारा। ये क्या है? धातु है। अगला प्रश्न है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो कपूर जो है वो सीधे क्या होता है, बिना द्रव की स्थिति को लिए ही वो डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं या सब्लिमेशन। ओके, अगला है पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तनों की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण के निकलने वाला धुआं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगला प्रश्न है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो ये तो एसिटिक अम्ल के द्वारा, साइट्रिक अम्ल के कारण जो है नींबू खट्टा होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है, यानी कि साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाएगा? नींबू में। अगला प्रश्न है वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है स्टील को जो है कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा जो है बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो स्टील की कठोरता जो है बढ़ेगी। अगला प्रश्न है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेड से जो है रेडियम प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है? तो उसमें जो है क्लोरीन का मिलावट किया रहता है, तो क्लोरीन के कारण। अगला हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? जल मिलेगा, H2O। अगला प्रश्न है सोने को घोला जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। जिससे कि देखेंगे ऑप्शन में दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 भाग को और आपके सल्फ्यूरिक एसिड के 1 भाग को मिलाया जाता है तो ये बनता है एक्वारेजिया, जिसमें हम सोने को घोल सकते हैं। एक्वारेजिया को शाही जल या आपको रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम सोने को किस में घोलते हैं? एक्वारेजिया में घोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कोई नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड दे दिया गया है। अगर इसकी जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड लिखा होता तो यही आंसर हो जाता। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बस आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक एवं सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों के सम्मिश्रण से जो है इसका 3 भाग और इसका 1 भाग मिला के बनेगा एक्वारेजिया, जिसमें हम सोने को घोलते हैं। तो एक्वारेजिया जरूर याद रखिएगा, है ना, या रॉयल वाटर कहीं लिखा मिल जाएगा या शाही जल, एक्वारेजिया को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो ये किससे अभिक्रिया करता है? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है ये। अगला प्रश्न है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सा होता है? तो तांबा के बर्तन में अगर देखेंगे आप तो हरे कलर की परत आपको दिख जाएगी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? हमें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लाल रंग की बात की जा रही है तो स्ट्रासियम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम से कौन सा कलर निकलता है? तो पीला या सुनहरे कलर का जो है निकलता है। ठीक है, तो पीला अगर दिया रहता है या सुनहरा कलर किससे होता है? तो ये सोडियम के मिलावट से होता है। वहीं पे हरे रंग दे देता तो हरे रंग किसकी वजह से दिखता है? ध्यान रखिएगा, बेरियम नाइट्रेट के द्वारा। बेरियम नाइट्रेट के मिलाने से हरे रंग निकलेगा, लाल रंग किससे? स्ट्रासियम से, और सोडियम से पीला या सुनहरा कलर। अगला है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है ये क्या है? तो ये एक एस्टर है। ठीक है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? एस्टर है।
विस्फोटक के रूप में यूज किया जाता है उसको। अगला है घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एलपीजी द्वारा जो है चोक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पिच ब्लेड के द्वारा रेडियम, और मोनोजाइट से द्वारा थोरियम, और चूना पत्थर से सीमेंट। चलिए अगला है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो विरंजक चूर्ण के लिए पहला ही कथन जो दिया है जल में अधिक विलय होता है, ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, है ना। विरंजक चूर्ण जो होता है हल्के पीले रंग का होता है, पीले रंग का, ऑक्सीकारक भी होता है और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण। और क्या नहीं होता? तो ये जल में अधिक विलय नहीं होता है। इसने दिया था होता है, जबकि नहीं होता है वो। अगला दिया है जिस धातु कर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है वो क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? तो प्रगलन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है जस्ते से एक आयतन भाग, यानी कि आपका जस्ते का इतना एक भाग दिया गया है, जैसे कि 7100 के ग्राम, और यहाँ पे दिया गया है तांबा का तो 2 भाग, है ना। इन दोनों को मिलाकर पीतल का घनत्व कितना होगा? तो इसका सा आप फॉर्मूला से निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है एक भाग इसका आपका आयतन का। आप सभी को पता ही है कि पीतल में क्या क्या होते हैं? तांबा और आपका जस्ता मिला होता है। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना। इनको क्या होगा? 7100 प्लस आपका 2 × 8900/3 कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? तो ये हो जाएगा तांबा एवं जस्ता आपको पीतल के घटक हैं। और कांसा का क्या होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, तांबा का कांसा में, तो कांसा में हो जाता है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो तांबा एवं टिन का मिलावट होता है। ठीक है, कांसा में। चलिए अगला प्रश्न है जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि है। तो विद्युत लेपन की विधि क्या होती है? कि बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बना दिया जाता है। ठीक है। अगला है जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये लंबे समय तक, ये देखेंगे एक अच्छे लंबे समय तक ये घटेगा, उसके बाद जो है ये बढ़ता है, मतलब ये जंग जब लगेगा तो ये लंबे समय तक बढ़ेगा, उसके बाद जो है घटेगा। ठीक है। इसका वैसे रियल आंसर होना चाहिए था सी, लेकिन एनसीईआरटी में देखेंगे वो यूज किया है लंबे समय तक बढ़ता है फिर घटता है, इस वजह से आंसर इसको माना गया था ए। ठीक है। चलिए अगला है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिला होता है? तो जो मुख्य मिले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो निकेल एवं आपके क्रोमियम मिले होते हैं। ठीक है, निकेल और क्रोमियम। जबकि ऑप्शन में देखेंगे आपका लोहे और क्रोमियम की दिया हुआ है, जैसे लोहे और कार्बन का भी उसमें मिलावट होता है आपका स्टेनलेस स्टील में। तो इसका आंसर होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना, या उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाना चाहिए, क्योंकि क्रोमियम और लोहे भी मिले होते हैं, लोहे और निकेल भी मिला होता है। हाँ, तो ये दोनों हो जाए तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख ही देती हूँ क्या क्या मिले होते हैं। देखिए स्टेनलेस स्टील में जो है आपका लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन, है ना, ये मिले होते हैं। मुख्यतः निकेल और क्रोमियम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो किसका हो जाएगा? लोहे और क्रोमियम का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश बीटा किरण में होता है ना। गामा किरण में क्या होता है? तो ये उदासीन होता है। और अल्फा किरण क्या होता है? ये आपका धनावेशित होता है। ठीक है, धनावेशित। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के तत्वों के लिए 2882 होता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, आपको डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला दिया जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान की संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, है ना। तो ये 2 क्या हो जाएंगे? +4 हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। शुरू में ही हमने इसका फॉर्मूला देखा था, द्रव्यमान की संख्या बराबर। अगला दिया है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होगा इसमें?
तो ये हो जाएगा अष्टफलकीय, है ना। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है उस अणु का आकार कैसा होता है, तो अष्टफलकीय होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक तत्व X की वाहितम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र बनेगा। तो वाहितम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ हम जब इसको यौगिक करेंगे तो X आपका जो तत्व है X, उसके X हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होती है, तो 12 और 3 होती है, ठीक है। अगला है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। एवं जल का हिमांक जो होता है वो घट जाता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। जब जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक क्या होगा, घट जाएगा, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो पूछा है कौन से कथन सही हैं, तो दोनों कथन जो दिए हुए हैं वो सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, भारी पानी वह पानी होता है, तो भारी पानी हम किसे कहते हैं, जिसमें देखेंगे हाइड्रोजन का स्थान क्या करता है, आइसोटोप ले लेगा, उसे हम भारी पानी कहते हैं। अगला है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, जो हमने इसका डेफिनेशन पहले ही देख लिया था, है ना, समस्थानिक और संभारिक दोनों के देखे थे हमने, है ना। चलिए अगला है, दूध उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण है, एक इमल्सन का उदाहरण है, लेकिन ये कार्य कैसा करता है, तो कोलाइड विलयन की तरह कार्य करता है, तो इसका आंसर दोनों होना चाहिए था, बी और सी, ठीक है, लेकिन ज्यादा क्या है, इमल्सन का। चलिए अगला है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बचता है, तो ये बचता है आपको ग्लूकोज, है ना। अगला प्रश्न है, अल्कोहलिक खमीर, है ना, का आखिरी उत्पाद क्या होता है, तो ये होता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन बदलता है एंजाइम, तो जाइमेज, ठीक है। अगला प्रश्न है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से, गन्ने के किण्वन से, ये सभी से क्या बनते हैं, तो ये बनते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो ये तो पता ही होगा, C6H12O6। अगला है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला है, अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है, तो ये आपके शोधन अभिकर्ता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है आपका वनस्पति तेल। अगला, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं, तो हमने देखा ही था, पिताजी करके याद रखिएगा आप लोग, तांबा और जस्ता होता है। अगला प्रश्न, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है, तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का गुणधर्म देखेंगे आप, तो ये कैसे होते हैं, बेसिक और एसिडिक होते हैं, ठीक है। अगला है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, तो ये अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण सभी तरह के जो है उत्सर्जित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वायुमंडल में, तो वो कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन, हमने देखा ही था 78.08%, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आपके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन पाए जाते हैं, रेडियम नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ये भूकंप के समय पाया जाता है, ठीक है। अगला है, वायु एक है, तो वायु क्या है, मिश्रण है, कई गैसों का मिश्रण है। अगला है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो कौन सी सक्रिय रसायन होती है, एलिथ्रीन होती है। अगला है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है, तो आणविक ऑक्सीजन की पत्तियों का से निकलना ये विसरण भौतिक क्रिया है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, तो उसमें देखेंगे आप कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है, हास्य गैस क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। अगला है, हंसने वाली गैस भी कहते हैं उसको, मतलब हास्य गैस। अगला है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो यही हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है,
लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 है, मिलान करना है इसको। तो जैसे देखेंगे ओजोन क्षेत्र कैसे क्यों बढ़ रहा है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से बढ़ रहा है ना, CFC। उसके बाद देखेंगे ध्वनि प्रदूषण को हम किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं, ध्वनि को डेसिबल में ही मापा जाता है। त्वचा कैंसर किससे होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड से, सॉरी पाराबैंगनी किरण से होगा ना। इसका क्या हो जाएगा, त्वचा कैंसर जो है, जिससे हमें आपकी ओजोन परत जो है बचाती है पराबैंगनी किरणों से, तो उससे क्या होता है, अगर वो नहीं बचाएगी तो त्वचा कैंसर हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ये सब जो है पराबैंगनी किरणों से होने लगेंगे। आगे दिया है वैश्विक तापन के लिए सबसे ज्यादा कौन होता है, तो CO2 है ना। CO2 जो है आपका गर्म गैस जो है गर्म करता है, ये भारी गैसों में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, देखिए त्वचा कैंसर का पराबैंगनी किरण, ओजोन छिद्र का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापेंगे, वैश्विक तापन का कारण कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का। तो उसका आंसर देख लीजिएगा, मैंने मिला तो दिया ही है, D का 1 कहाँ पे दिया हुआ है, D का 1 2 में दिया है, चलिए मिला लीजिएगा उसका टी। अगला है वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा की जा सकती है किसके द्वारा, तो यूरेनियम के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के घटक हैं, तो हमने ऊपर देखा ही था HNO3 और H2SO4 दोनों जो हैं आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ज्यादा कौन मिलता है, तो H2SO4। अगला है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट है, आइसोप्रीन। अगला प्रश्न है पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता जो है ऑक्टेन संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा B। और सीटेन किसके द्वारा, सीटेन संख्या द्वारा, तो डीजल का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है, तो जितने भी दिए हैं इसमें किसी का भी जो है आपका शून्य नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, CNG का मुख्य घटक क्या है, तो CH4 है ना। चलिए अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो हमने ही देखा ही था केरोसिन में है ना, ये हाइड्रोकार्बन मिश्रण का बना होता है, ऑक्सीजन जो है इसमें अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पेनिसिलिन हो जाएगा, जिसकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है आविष्कार किया था, यानी खोज किसने की थी पेनिसिलिन की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और बाकी देखेंगे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ये सब क्या है आपके ज्वार वर्धक है, ठीक है, बुखार वगैरह में। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है, तो इसमें किससे हम जब जलाएंगे तो एक अन्य पदार्थ बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl। अगला है जस्ते से बनता है, तो जस्ते से क्या बनेगा, विद्युत बैटरी बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम से क्या बनता है, तो यूरेनियम से हम बिजली बना सकते हैं। अगला है कोयले का उपयोग होता है, तो कोयले का उपयोग जो भी इसमें ऑप्शंस दिया है तो जलाने में होता है, ठीक है, ईंधन के रूप में। अगला है हीरे का अपरूप है, तो हीरा किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये सब क्या है, कार्बन के अपरूप है। अगला दिया है मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थों पर और अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, ठीक है। एक बार और पढ़ेंगे, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अगला है एक्सरे में वर्णाक्षर X, यानी कि जो X लिखा रहता है एक्सरे, तो इसमें जो X है उसका क्या मतलब है, तो X को हम लोग जब मैथ्स बनाते हैं तो मानते हैं ना कि माना कि X, तो ऐसे ही ये क्या है, अनोन होता है, यानी अज्ञात होता है, ठीक है। और एक्सरे की खोज किसने की थी, तो रोएंटजन ने की थी, ठीक है, रोएंटजन, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाटर गैस का मिश्रण है, तो वाटर गैस का मिश्रण क्या होता है, तो CO प्लस H2, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और वहीं पे ये वाला जो दिया है C में, ये वाला ये क्या है, तो प्रोड्यूसर गैस है ये, एक सेकेंड, ये वाला जो दिया है इसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस। तो कहीं पे मिल जाए कि प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। और ये क्या हो गया, वाटर गैस का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, A, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है,
दिया है कि डॉट के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। तो उत्कृष्ट शीतलन कारक है उच्च विशिष्ट ऊष्मा की वजह से। ठीक है, अगला है कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन कौन से हैं इसमें? तो ये हो जाएगा Al2O3ZnO। ठीक है, यानी कि BF का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड और रूबी आपका दिया ही था। अगला दिया है कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो ये सारे जितने भी दिए हैं ये सभी करते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, सभी करते हैं ये। चलिए अगला प्रश्न है अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करता है? तो ये CO2 मुक्त करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ये दिया गया है आपका फॉर्मूला दिया गया है और पूछा गया है कि ये कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसे हम ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आश्रित जल है और अन्य 2 में कैसा है? तो अम्लीय विलयन है तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। ठीक है, यानी कि एक में आपका आश्रित जल हो गया, एक में अम्लीय विलयन हो गया तथा दूसरे में क्षारीय विलयन हो गया। किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो ये क्षार में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षार में लाल लिटमस जो होता है नीला हो जाता है, बाकी अम्लीय वगैरह में जो है आपके उसका कलर चेंज नहीं होता लाल लिटमस का। चलिए अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होगी? तो एसिटिक अम्ल हम किस में देखते हैं? सिरका में, है ना। अगला प्रश्न है शुष्क HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो ये क्यों नहीं बदलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, है ना। H3O आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। चलिए अगला प्रश्न विषम का पता लगाइए। तो देखते हैं फल का पकना रासायनिक अभिक्रिया है, कोयले का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, सीमेंट की सेटिंग हो जाना जिप्सम वगैरह की वजह से, तो ये क्या होता है? ये भी रासायनिक अभिक्रिया हो गया। तो उपयुक्त पता विषम का पता लगाना, तो सभी क्या है? सिमिलर ही दिए गए हैं, तो उपयुक्त में से कोई भी विषम नहीं है। अगला है हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उनकी विद्युत चालकता समान होती है? तो बिल्कुल नहीं, उनकी विद्युत चालकता समान नहीं होती है ना। ग्रेफाइट ज़्यादा विद्युत चालकता रखता है हीरे की कंपेयर में। ठीक है, उनके पास समान क्रिस्टलीय संरचना होती है? बिल्कुल नहीं, हीरे का जो है संरचना क्या होता है? चतुष्फलकीय और ग्रेफाइट का षटकोणीय होता है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है? बिल्कुल नहीं, हीरा ज़्यादा कठोर होता है ग्रेफाइट के कंपेयर में। ठीक है, उसके बाद यह उपयुक्त में से एक से अधिक क्या बताना था? कौन सा कथन सत्य है? तो कोई भी इसमें कथन जो है सत्य नहीं दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कोलाइड कण के आकार की सीमा क्या होती है? तो कोलाइड कण के आकार की सीमा जो होती है आपका 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब म दिया हुआ देख लीजिएगा, ये ए आंसर हो जाएगा इसका, है ना। चलिए अगला प्रश्न है अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है ना। तो अक्रिस्टलीय कार्बन में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि चीनी, चारकोल, आपका ग्रेफाइट, ये सब आते हैं किसमें? अक्रिस्टलीय अपरूप में आते हैं। ग्रेफाइट कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप होता है। ठीक है, इसमें शुद्धतम पूछा है तो ये हो जाएगा चीनी, चारकोल, कहीं कहीं आपको दीपक का कालिख भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये ज्यादा आंसर जो है ये होना चाहिए चीनी, चारकोल। ठीक है, अब जैसे कुछ अच्छे बुक्स हैं जैसे कि घटना चक्र हो गया आपका, तो घटना चक्र में आंसर को माना गया है दीपक की कालिख, वहीं पे एडिटोरिया देखेंगे तो वो चीनी की चारकोल मानता है ना। तो देख लीजिएगा। वैसे देखिए कुछ खास चीजें हैं जैसे कि आप देखना चाहें तो जान सकते हैं, जैसे कि कार्बन के आपके क्रिस्टलीय अपरूप, है ना। क्रिस्टलीय अपरूप में कौन कौन से आ जाते हैं? तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन्स, ये सभी किसमें है? ये आपके कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। और अक्रिस्टलीय ग्रुप में कौन से आ जाते हैं? तो अक्रिस्टलीय ग्रुप में आते हैं आपके कोक, और एक चीनी चारकोल दिया ही था, है ना, और इसका कोल हो जाएगा आपको। ये सभी क्या है?
अक्रिस्टलीय ग्रुप है, मतलब कार्बन के ग्रुप होते हैं, तो अक्रिस्टलीय ही इसमें पूछा था, तो चीनी के चारकोल हो जानी चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। तो दिया गया है कि आधुनिक परमाणु प्रतीक जो है किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित किया गया है ये, तो ये किया गया है आपको बर्जेलियस के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे बर्जेलियस लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है ना, नहीं है, तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। अगला दिया, ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है जल शुष्कक। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्यों, है ना, प्रदूषण को जो है ये वाहनों से निकलता है, अधूरे डीजल और पेट्रोल के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उत्सर्जित होता है, और ये सांस लेने में उसमें खतरनाक क्यों हो जाता है, तो ऐसा है कि ये CO जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कर लेता है, ठीक है, इस वजह से। अगला है Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये देख लीजिएगा, ये है आपका रासायनिक सूत्र चीनी मिट्टी का, ठीक है, ये चीनी मिट्टी के सारे जो है सूत्र दिए गए हैं, मतलब ये पूरा एक ही सूत्र है चीनी मिट्टी का, तो चीनी मिट्टी का सूत्र याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की, तो खाने के डिब्बे में जिंक की हम परत नहीं चढ़ाते हैं, है ना, क्यों, जिन डिब्बों पर खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, तो देखेंगे आप उजला रसगुल्ले वगैरह के डब्बा वगैरह देखेंगे तो उसमें टिन की परत आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये क्यों की जाती है, क्योंकि जिंक जो होता है ना टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जिंक का यूज ना करके टिन का यूज करते हैं, क्योंकि जिंक क्या करेगा, प्रतिक्रिया कर लेगा उससे जाके, तो वो जहर भी बना सकता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। अगला प्रश्न है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है, तो उसे कठोर बनाने वाला यौगिक क्या हो जाएगा, CaHC3 ट्वाइस हो जाएगा आपका, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगला है, क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, तो सफेद व्हाइट लेड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, तो इसमें सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी हो जाएगी, लिथियम की। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्ध व्यास जो है किसके समानुपाती होता है, तो n² के बराबर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। अगला है, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन किया जाता है, तो 1 3 ये सब होते हैं, तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक में, है ना। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या क्या होगी, घटती है, उसे हम अपचयन कहते हैं, और जिसमें संख्या बढ़ेगी उसे हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिसमें संख्या घटेगी रिडक्शन, है ना, और जिसमें संख्या जो है ऑक्सीकरण की बढ़ेगी उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि अपचयन उपचयन किसे कहते हैं, अपचयन में क्या होगी कि ऑक्सीकरण की संख्या घटेगी, और उपचयन में क्या होगी, ऑक्सीकरण की संख्या प्लस होगी, यानी कि बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो देखिए जितने भी ऑप्शंस में दिए गए हैं इन सारे आधार पर मेडिकल का जो है आपका वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन इसमें बोला है सबसे अधिक उपयोगी कौन सा है, तो आणविक लक्ष्य जो है आपका इसके द्वारा किया जाता है, तो ये ज़्यादा उपयोगी होता है, ओके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है, तो जितने भी दिए गए हैं उत्प्रेरक हैं ये, तो ये वो प्रतिक्रिया की दर को धीमा ना करके ये बढ़ाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, धीमा करने वाला कोई नहीं था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है, तो नींबू का रस, संतरे का रस, नमकीन पानी, ये सभी क्या है आपके बिजली के सुचालक में होते हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कुचालक कोई नहीं है इसमें, ठीक है।
चलिए यहीं पे जो है रासायनिक विज्ञान के प्रश्न जो है सारे समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रश्नों को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़े। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।